2142 में एक अंतरिक्ष जांच अपने सिस्टम को सक्रिय करती है जब उसे पहली एलियन फिल्म के जहाज नोस्ट्रोमो का मलबा मिलता है। यह एक हैच खोलता है और उड़ने से पहले एक ऐसी वस्तु निकाल लेता है जो जैविक प्रतीत होती है। इस वस्तु को एक अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाया जाता है जहां वैज्ञानिकों के एक समूह ने इसे काट दिया। वस्तु का आधा हिस्सा अनुसंधान के लिए ले जाया गया है, जबकि आधे बचे हिस्से से पता चलता है कि उसके अंदर जेनोमोर्फ नामक एक एलियन है। 6 महीने बाद रेन व्हेल और उटानी कॉरपोरेशन के एक कर्मचारी से बात करता है जो इस खनन कॉलोनी का नियंत्रण रखता है। रेन बताती हैं कि उनका काम का कोटा पूरा हो गया है और उन्हें जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि क्लर्क ने उसे बताया कि श्रमिकों की कमी के कारण वह जाने के योग्य नहीं है और इसके बजाय उसे खदानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सिस्टम ने उसका कोटा अपडेट कर दिया है, इसलिए उसे 5 साल में अनुबंध से मुक्त कर दिया जाएगा। उसी समय रेन ने देखा कि उसके दत्तक भाई एंडी को कुछ बदमाश पीट रहे हैं। वह उन्हें डराने के लिए दौड़ती है और एंडी की जांच करती है, जिसके एंड्रॉयड होने के कारण सफेद रंग का खून बह रहा है। एक विशेष चिप का उपयोग करके रेन एंडी को शांत करने के लिए उसे रीसेट करता है। तभी रेन को उसके पूर्व टिलर से एक संदेश मिलता है जो उसे आने के लिए कहता है। जब भाई बहन टाइलर के जहाज कॉर्बलान तक पहुंचते हैं तो टाइलर और उसका परिवार समझाता है कि एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान कॉलोनी के ऊपर एक कक्षा में घूम रहा है। इस जहाज में कई हाइपरस्लेट कक्ष हैं और यदि वे उन्हें बचा लेते हैं तो वे अंततः कॉलोनी से बच सकते हैं। वे चाहते हैं कि रेन उनके साथ जुड़े क्योंकि वह एंडी को ला सकती है, जो जहाज के कंप्यूटर से जुड़ सकता है और उनके सामने आने वाले किसी भी ताले को खोल सकता है। जल्द ही कॉर्बलान उड़ान भरता है और टाइलर का चचेरा भाई ब्योर्न अपने लाइटर से आग लगाने की एक शानदार चाल दिखाता है। चल रहे तूफान के कारण जहाज बहुत हिलता है, लेकिन एक बार जब वे बादलों के ऊपर उड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो यह आसानी से चल जाता है। जब अंततः उन्हें परित्यक्त जहाज मिल गया तो वे यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह एक पूरा स्टेशन था। यह उनकी सोच से कहीं अधिक रिंगों के करीब है और उन्होंने 36 घंटों में दुर्घटना की गणना की। हालांकि टाइलर ने उनसे कहा कि वे चिंता न करें क्योंकि उन्हें 30 मिनट में बाहर हो जाना चाहिए। निजी तौर पर रेन एंडी से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वह जारी रखना चाहता है और एंडी हां कहता है क्योंकि उसके पास रेन को खुश करने के लिए उसके पिता का केवल एक ही निर्देश कार्यक्रम है। एक बार जब जहाज स्टेशन से जुड़ जाता है तो टाइलर, ब्योर्न और एंडी एक अस्थायी स्कैनर के साथ जहाज पर चढ़ जाते हैं। एंडी अपनी उंगली पहले ताले के अंदर डालता है और तीनों अंदर आ जाते हैं, हालांकि उन्हें एक बहुत ही संकीर्ण मार्ग से गुजरना पड़ता है। स्टेशन का कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण हर कुछ मिनटों में शुद्ध हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह लगातार चालू और बंद होता रहता है। आखिरकार समूह मार्ग छोड़ देता है और एक कमरे में तैरता है जहां उन्हें फलियां मिलती हैं। उस क्षण गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाता है और ब्योर्न गिर जाता है। इसलिए एंडी बिजली चालू करने और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रण में लाने के लिए स्टेशन के कंप्यूटर तक पहुंचता है। इसके बाद वे पॉड्स की जांच करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि निकटतम ग्रह की 9 साल की यात्रा के लिए उनके पास पर्याप्त ईंधन नहीं है। टाइलर ने कॉर्बुलेंट को लेने के लिए पॉड्स को अस्वीकार कर दिया, जबकि वह और उसके साथी अधिक ईंधन की तलाश में थे। ब्योर्न की बहन नवारो कॉर्बुलेंट चलाती है और बिना किसी समस्या के पॉड उठाती है, जबकि रेन टाइलर की बहन की देखभाल करती है क्योंकि वह उल्टी कर रही है। नवारो पॉड्स की जांच करने जाता है। एक बार जब वे अकेले होते हैं, के स्वीकार करती है कि वह गर्भवती है और रेन से रहस्य बनाए रखने के लिए कहती है। स्टेशन में तीनों अभी भी खोज रहे हैं जब अचानक उन्हें स्टेशन के बारे में बात करते हुए एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। खदानों की तरह यह व्हेलन उटानी कॉरपोरेशन से संबंधित है। स्टेशन का नाम पुनर्जागरण है और इसे 2 भागों रोमुलस और रेमस में विभाजित किया गया है। दीवारों पर पेंटिंग इस बात की पुष्टि करती हैं कि नाम प्रसिद्ध मिथक से आए हैं। जब वे चारों ओर देखते हैं, ब्योर्न एंडी की उपस्थिति से नाराज हो जाता है क्योंकि वह एंड्रॉयड से नफरत करता है। इसलिए वह बताता है कि जब वे चले जाएंगे तो एंडी उनके साथ नहीं आ सकता है। टाइलर को इसकी पुष्टि करते हुए दुख हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस ग्रह पर वे जा रहे हैं वह एंड्रॉयड की अनुमति नहीं देता है। हालांकि एंडी का कहना है कि यह ठीक है क्योंकि जो रेन के लिए सबसे अच्छा है वही उसके लिए सबसे अच्छा है। कुछ क्षण बाद तीनों एक सुनसान लेकिन सक्रिय गोद में पहुंच जाते हैं। ब्योर्न को एक स्टन रॉड मिलती है और जब वह उसके साथ खेलता है तो वह लगभग जमीन के एक छेद में गिर जाता है, लेकिन एंडी उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। उन्हें एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉयड भी मिला और उन्होंने देखा कि वह और छेद दोनों किसी प्रकार के रासायनिक रिसाव से नष्ट हो गए थे।
लड़के तब तक चलते रहते हैं जब तक वे क्रायो चैम्बर तक नहीं पहुंच जाते, जहां का दरवाजा केवल आधा ही खुलता है। गैप इतना बड़ा है कि वे अंदर आ सकते हैं और उन्हें पता चलता है कि कमरे में पानी भर गया है। टाइलर और ब्योर्न डिब्बे से ईंधन निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में ब्योर्न की उंगलियां जम जाती हैं। उसी समय एक अलार्म बजता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वे फंस जाते हैं। एंडी ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता क्योंकि इसके लिए अधिक निकासी की आवश्यकता होती है। पड़ोसी कमरे में कंप्यूटर इंगित करता है कि क्रायो कक्ष के अंदर जमे हुए एलियंस हैं, जिन्हें फेसहगर्स के रूप में जाना जाता है, जो जागना शुरू कर रहे हैं। नवारो और रेन के पास अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्टेशन पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रेन को नष्ट हुआ एंड्रॉयड मिल जाता है और वह जांचना चाहती है कि क्या वह एंडी को इसकी साख हस्तांतरित कर सकती है। एंड्रॉयड जाग जाता है और रेन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए नवारो इसे बंद करने के लिए तुरंत अपना मॉड्यूल हटा देता है। लड़कियां प्रयोगशाला की ओर दौड़ती हैं और दरवाजे पर एक संकीर्ण अंतराल के माध्यम से लड़कों को मॉड्यूल देती हैं। टाइलर मॉड्यूल को एंडी के अंदर डालता है, जो रीबूट करते समय रुक जाता है। उस क्षण में फेसहगर्स जागना समाप्त कर देते हैं और पानी में मारने के लिए फली से बाहर आते हैं। एक फेसहगर ब्योर्न को ढूंढता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है। फिर एलियन उसके चेहरे पर कूदता है, लेकिन ब्योर्न उसे खींच लेता है और दरवाजे पर फेंक देता है। उसी समय टाइलर पानी में एक फेसहगर से बच जाता है, लेकिन एंडी पर एक और व्यक्ति चढ़ जाता है, जो छलांग लगाता है और टाइलर के चेहरे पर गिर जाता है। जैसे ही वह टाइलर के मुंह में अपना उपांग डालने की कोशिश करता है, ब्योर्न एलियन को गिराने के लिए स्टन रॉड का उपयोग करता है। बेहोश टाइलर पानी में गिर जाता है, जबकि फेसहगर ब्योर्न पर हमला करता है, जो अपना बचाव करने में सफल हो जाता है। रेन बलपूर्वक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नवारो मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे डर है कि एलियंस भाग जाएंगे। ब्योर्न एलियंस से लड़ना जारी रखता है, जबकि एक फेसहगर टाइलर के पीछे जाता है, जो अब जाग रहा है। शुक्र है कि एंडी भी जाग गया और उसने एलियन को रोशनी में फेंककर मारने के लिए उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर एंडी ताले को छूता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है, इसलिए वे लोग तुरंत भाग जाते हैं। दुर्भाग्य से एक अंतर रह गया है और फेसहगर्स एक साथ काम करते हैं इसे फिर से खोलने के लिए। एलियन भीड़ मनुष्यों का पीछा करना शुरू कर देती है, जो दूसरे कमरे में भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद होने से पहले एक चेहरा पार करने वाला व्यक्ति वहां से निकलने में सफल हो जाता है और नवारो के चेहरे पर आ गिरता है। बाकी लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फेसहगर की पूंछ उसकी गर्दन के चारों ओर होती है। यदि वे इसे बलपूर्वक हटाने का प्रयास करेंगे तो यह उसे मार डालेगा। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। एंडी ने समझाना शुरू कर दिया कि एलियन नवारो को जीवित रखने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन साझा कर रहा है। वह पहले से अधिक बुद्धिमान और कम घबराया हुआ लगता है। रेन को पता चलता है कि नया मॉड्यूल ऐसा कर रहा है, लेकिन एंडी ने उसे यह कहते हुए इसे हटाने से रोक दिया कि उसे अपडेट कर दिया गया है। वह नहीं जानता कि फेसहगर को सुरक्षित रूप से कैसे हटाया जाए, इसलिए वह नष्ट हो चुके एंड्रॉयड को चालू करने का प्रस्ताव रखता है। वे उसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं और जब वह जागता है तो वह अपना परिचय विज्ञान अधिकारी रूक के रूप में देता है। वह उनसे कहता है कि उन्हें नवारो को मार देना चाहिए क्योंकि फेसहगर उसके अंदर एक एलियन को स्थापित कर रहा है, इसलिए उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यह पता चला है कि यह स्टेशन वह जहाज है जो ऑस्ट्रोमो के मलबे में पाया गया था और इसके पूरे चालक दल को जेनोमोर्फ ने मार डाला था, जो अब छेद में केबलों से मृत लटका हुआ है। सारा नुकसान भी इसके एसिड के कारण ही हुआ। एलियन के मरने के बाद रूक ने स्टेशन को सील कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब रेन के पास एक विचार है, उन्हें फेसहगर को फ्रीज करने के लिए क्रायोनिक तरल का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हेलर ने एलियन पर तरल पदार्थ दागा और जैसे ही उसकी पूंछ ढीली हुई, उन्होंने इसे नवारो के चेहरे से हटा दिया। हेलर इसे मारने की कोशिश करता है, हालांकि फेसहगर जमीन में छेद के माध्यम से भाग जाता है। हर कोई यह देखकर खुश है कि नवारो ठीक है, लेकिन रूक ने उन्हें चेतावनी दी कि उसके अंदर किसी एलियन के होने की 60% संभावना है। एंडी समूह से कहता है कि उन्हें नवारो को वापस नहीं लेना चाहिए, इसलिए ब्योर्न ने उसे छड़ी से मारकर उड़ा दिया। बारिश उसकी मदद करने के लिए रुकती है और ब्योर्न नवारो के साथ दौड़ने के मौके का उपयोग करता है। अचानक एंडी को कुछ सुनाई देता है और वह गलियारे की ओर दौड़ता है और देखता है कि ब्योर्न दरवाजे सील कर रहा है। एंडी एक दरवाजा पकड़कर उसे खुला रखने की कोशिश करता है, इसलिए ब्योर्न अगले दरवाजे की ओर दौड़ता है और उसे जल्दी से बंद कर देता है। इससे एंडी, रेन और टाइलर स्टेशन में फंस गए। नवारो ने कॉर्बुलेंट को स्टेशन से अलग कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, वह बीमार महसूस करने लगी।
वह अपने शरीर पर एक विशेष प्रकाश का उपयोग करती है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक एलियन है, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। तभी नवारो को दौरा पड़ने लगता है और चेस बस्टर के नाम से जाना जाने वाला एक एलियन उसके शरीर से बाहर निकल आता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पायलट के बिना कॉर्बुलेंट नियंत्रण खोना शुरू कर देता है और स्टेशन से टकराकर ईंधन टैंक को नष्ट कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। यह के और ब्योर्न को भी बाहर कर देता है। जहाज तैरता रहता है और स्टेशन के हैंगर खाड़ी में प्रवेश करता है, जहां यह एक खिड़की को तोड़ देता है और वैक्यूम प्रभाव पैदा करता है। शुक्र है कि दरवाजे ठीक समय पर बंद हो गए, लेकिन इससे स्टेशन अस्थिर हो गया है और अब ग्रह के छल्ले पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले इसके पास केवल 47 मिनट हैं। रेन और टाइलर स्टेशन को पार करने और अपने जहाज तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वे दरवाजा खोलने वाले होते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ फेसहगर्स का एक समूह मिलता है। इस बीच रूक यह सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर की जांच करता है कि जो एक कंपाउंड नामक कोई चीज अभी भी बरकरार है। फिर यह एंडी से मदद मांगता है, जिससे उसे एहसास होता है कि नए मॉड्यूल ने उसके निर्देश को ओवरराइट कर दिया है। रेन की मदद करने के बजाय उसका लक्ष्य वेल और उटानी के लिए स्टेशन के मिशन को पूरा करना है। फिर एंडी रेन और टाइलर के साथ फिर से जुड़ता है और रुक से मिली कुछ जानकारी साझा करता है। फेसहगर्स लोगों को देख नहीं सकते और उनके शरीर के तापमान को महसूस करके उन्हें ढूंढ नहीं सकते। इसका मतलब है कि वे अपने शरीर के अनुरूप कमरे का तापमान बढ़ा सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। एंडी द्वारा वांछित तापमान प्राप्त करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग करने के बाद तीनों कमरे को पार करना शुरू कर देते हैं और उन्हें हर कोने में पाए जाने वाले शवों पर प्रतिक्रिया न करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। कॉर्बोलन पर के जागती है और अपने दोस्तों की तलाश में जाती है। एक चौथाई में उसे वह त्वचा मिलती है जो कोकून बनाने से पहले छाती फट गई थी या छोड़ दी गई थी, जो अब दीवार पर लटकी हुई है। उस समय ब्योर्न उसे ढूंढ लेता है और कोकून में बिजली डालने के लिए रॉड डालने से पहले वह पीछे हट जाता है, जब तक कि एलियन का एसिड छड़ी को नष्ट नहीं कर देता। यह हमला पर्याप्त नहीं है और प्राणी की पूंछ ब्योर्न के चेहरे को काटने के लिए बाहर आती है। एसिड निकलता रहता है और ब्योर्न पर तब तक गिरता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। जैसे ही कोकून से एक नया जेनोमॉर्फ बाहर आना शुरू होता है, के दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन उसे नहीं खोल पाती है, इसलिए वह टाइलर को बुलाती है। वह अभी भी फेसहगर्स के साथ कमरे में है, इसलिए उसे फुसफुसाकर उसके लिए निर्देश देने होंगे। के एक चाबी ढूंढने में कामयाब हो जाती है और एलियन के उस तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा खोलकर भाग जाती है। चूंकि उसकी नजर उस प्राणी पर है, वह कॉर्बोलन हैच से गिर जाती है और स्टेशन के हैंगर पर जोर से गिरती है। माइक से आने वाला सारा शोर फेसहगर्स को सचेत कर देता है, जो हमला करने के लिए कूदने लगते हैं। तिकड़ी तुरंत भाग जाती है और टाइलर जमीन पर आग फेंकता है ताकि फेसहगर्स उसकी गर्मी का पीछा कर सके। चाल लंबे समय तक नहीं चलती है और जल्द ही एलियंस फिर से उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए जब एंडी दरवाजे तक पहुंचता है तो वह इसे बंद करना शुरू कर देता है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले टाइलर और रेन को अतिरिक्त तेजी से दौड़ना होगा। जब रेन एंडी को बुलाता है तो वह दावा करता है कि उसने गणना की थी और जानता था कि वे सफल होंगे। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले केवल 30 मिनट बचे होने पर हैंगर बे में स्प्रिंकलर सक्रिय हो जाते हैं और के जाग जाते हैं। वह एलियन को आते हुए सुन सकती है और उसे देखने से पहले ही छिप जाती है। जेनोमॉर्फ उसके ठीक ऊपर चलता है और एक बार उसके बाईं ओर जाने के बाद के अलार्म को सक्रिय करने के लिए हैंगर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी समय तीनों दरवाजे के दूसरी ओर दिखाई देते हैं, लेकिन एंडी उसे खोलने से इनकार कर देता है। वह जेनोमॉर्फ को प्रतीक्षा करते हुए देख सकता है, जिसका अर्थ है कि वह के को चारे के रूप में उपयोग कर रहा है। रेन उससे दया की अपील करने के लिए कहता है कि के गर्भवती है, लेकिन यह काम नहीं करता है। जल्द ही जेनोमॉर्फ इंतजार करते करते थक जाता है और के को अपने साथ ले जाता है। क्रोधित रेन ने एंडी को थप्पड़ मारा और उससे उसके निर्देश के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसे वह चुनना होगा जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा है। फिर एंडी रेन और टाइलर को लिफ्ट में बिठाता है और समझाता है कि उसे मिशन पूरा करना होगा ताकि रूक हैंगर दरवाजा खोले और उन्हें जाने दे। वे एक प्रयोगशाला में पहुंचते हैं और उन्हें एक अजीब तरल पदार्थ से भरा कैप्सूल मिलता है। रूक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होता है और उन्हें बताता है कि मानवता कभी भी ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर इसे नहीं ले सकते। इसलिए वेलन युटानी ने एलियंस का अध्ययन करने और मनुष्यों को बढ़ाने के लिए उनके तरल पदार्थों का उपयोग करने के लिए इस स्टेशन का निर्माण किया। यह जेड-ओ एक यौगिक प्रोमेथियस में काला तरल दृश्य है। एक वीडियो में वे एक चूहे को कुचलते हुए लगभग मरते हुए देख रहे हैं,
लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे यौगिक का इंजेक्शन लगाया तो वह तुरंत ठीक हो गया। एंडी सभी मिश्रित नमूनों को पकड़ लेता है और उन्हें कॉलोनी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह सुरक्षा कैमरे पर जेनोमॉर्फ को देखती है तो रेन उसे रोक देता है। फिर एंडी एक कैबिनेट से 2 पल्स राइफलें लाता है और उन्हें रीगन और टाइलर को देता है और उनसे कहता है कि केवल तभी गोली चलाएं जब यह बिल्कुल जरूरी हो, क्योंकि अगर एलियन एसिड से खून बहाता है तो यह पूरी तरह से उल्लंघन का कारण बनेगा। तीनों प्रयोगशाला छोड़ देते हैं, इस बात से अनजान कि वीडियो अभी भी चल रहा है। यह पता चला कि चूहा उस मृत राक्षस में बदल गया जिसे उन्होंने एक बक्से के अंदर देखा था। प्रभाव से केवल 20 मिनट पहले तिकड़ी स्टेशन को पार करना शुरू कर देती है और उन्हें बहुत सारे जेनोमॉर्फ रेजिन मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि आसपास एक से अधिक हैं। जब एंडी अगली तिमाही में रोशनी चालू करता है तो उन्हें दीवारों पर एक पूर्ण एलियन छत्ता देखकर घृणा होती है। एंडी और रेन वापस जाना चाहते हैं और एक और क्वार्टर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन टाइलर की आवाज सुनता है और छत्ते में भाग जाता है। रेन उसका पीछा करता है और वे विदेशी गू के साथ ढेर सारे शव देखते हैं, जिसमें के भी शामिल है। दोनों उसे बाहर खींचते हैं और एंडी इंगित करता प्रतीत होता है कि उसे अभी तक प्रत्यारोपित नहीं किया गया है, क्योंकि उसके पैरों पर कोई मृत चेहरा आलिंगन करने वाला नहीं है। उसकी नाड़ी अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए एंडी उसकी मदद के लिए एक यौगिक इंजेक्शन प्रदान करता है। इससे पहले कि टाइलर इसका उपयोग कर सके, रेन ने उसे रोक दिया, क्योंकि अरे तद्दा ऐसे तद्य से दिया अद्य दियत से क्या तुम्हें क्रीत है। अर्थ से सावधान है और उससे कहती है कि अगर वे उसे क्रायो चैम्बर में ले जाएं तो के जीवित रह सकता है। उसी समय उन्हें एक जेनोमॉर्फ के चिल्लाने और पास आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे छत्ते से बाहर दूसरे कमरे में भाग जाते हैं। वहां एक और जेनोमॉर्फ है और वह अपनी पूंछ से रेन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है और उसे चाकू लग जाता है। फिर एलियन एंडी को मारने के लिए टाइलर के शरीर का उपयोग करता है और टाइलर को छत्ते में खींचने से पहले उसे अक्षम कर देता है, जहां अधिक जीव उसे घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। रेन और के लिफ्ट में भागते हैं और एलियंस के उन तक पहुंचने से पहले भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि रेन अपने भाई के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती, इसलिए वह के को हैंगर खाड़ी में नमूनों में छोड़ देती है और उसे कॉर्बलान पर कॉलोनी में वापस जाने के लिए कहती है। रेन के जाने के बाद के को अपने बच्चे की चिंता होती है और वह खुद को यौगिक का इंजेक्शन लगाने का फैसला करती है। प्रभाव से पहले केवल 10 मिनट बचे होने पर रेन छत्ते में पहुंच जाता है और एंडी को रीसेट करने से पहले मॉड्यूल को एंडी से हटा देता है। जब वह जागता है तो उसे फिर से पुराना स्वरूप दिखाई देता है। जेनोमॉर्फ करीब आ रहे हैं और दोनों भाग जाते हैं, लेकिन रूक उनके लिए दरवाजे खोलने से इनकार कर देता है, क्योंकि इससे परिसर को खतरा हो सकता है। जबकि रेन गुस्से में स्क्रीन पर गोली मारता है, रूक कॉर्बलान सिस्टम पर दिखाई देता है और के से उसे जहाज तक पहुंच देने के लिए कहता है। रेन स्टेशन के गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर देता है और जेनोमॉर्फ्स पर शूटिंग शुरू कर देता है। अब उनका अम्लीय रक्त पतवार पर गिरने के बजाय इधर उधर तैरता रहता है। एंडी द्वारा उसे पकड़कर रखने के बाद रेन बिना किसी दया के सभी प्राणियों को तब तक गोली मारता है जब तक कि वे सभी मर नहीं जाते। फिर दोनों सावधानी से एसिड से बचते हुए गलियारों में घूमना शुरू कर देते हैं। हालांकि रेन इसके खिलाफ लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसलिए वह गिरने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी राइफल से गोली चलाती है। आखिरकार दोनों लिफ्ट शाफ्ट तक पहुंचते हैं और ऊपर चढ़ने की योजना बनाते हैं, क्योंकि लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण के बिना काम नहीं कर सकती है। एंडी एक छलांग लगाता है, लेकिन रेन हिल नहीं पाता, क्योंकि एक जेनोमॉर्फ उसका पैर पकड़ लेता है। वह तुरंत अपनी बांह पर गोली मारती है और ऊपर तैरने लगती है, इस बात से अनजान कि एसिड ने दरवाजे में एक छेद बना दिया है। एंडी सीढ़ियों को पकड़ने में सफल हो जाता है, जबकि रेन राइफल को वापस पाने की कोशिश करता है जो दूर तैर रही है। उस क्षण गुरुत्वाकर्षण शुद्ध हो जाता है और रेन गिर जाता है। लिफ्ट भी नीचे आ रही है, लेकिन शुक्र है कि एंडी ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, एक जेनोमॉर्फ अपनी पूंछ से रेन को पकड़ लेता है। जैसे ही रेन भागने की कोशिश में सीढ़ियां पकड़ता है, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण क्वार्टर का सारा एसिड गिर जाता है और पतवार को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वैक्यूम प्रभाव पैदा होता है। यह शाफ्ट पर चढ़ने वाले जेनोमॉर्फ को उसी समय धीमा कर देता है जब एंडी लिफ्ट को छोड़ देता है, जो बड़ी तेजी से नीचे जाती है और सभी प्राणियों को कुचल देती है। रेन सीढ़ियों पर सुरक्षित है और जब लिफ्ट जमीन पर पहुंचती है तो यह छेद को ढक देती है और वैक्यूम को रोक देती है। दुर्भाग्य से शाफ्ट में एक जेनोमॉर्फ बचा हुआ है और यह एक फेसहुगर के साथ रेन के पास पहुंचता है। उसी समय एंडी को राइफल मिल जाती है और वह खुली गोलीबारी के साथ नीचे आता है, जिससे दोनों प्राणी कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं।
अचानक कंप्यूटर की उलटी गिनती खत्म हो जाती है और स्टेशन रिंगों पर फिसलने लगता है। एंडी और रेन अंततः जहाज पर पहुंचते हैं और के को बेहोश पाते हैं। रेन तुरंत जहाज के ऑटो पायलट को सक्रिय कर देता है और कॉर्बुलिन रिंगों पर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले स्टेशन से बाहर उड़ने में सफल हो जाता है। फिर रेन के को क्रायोपोड में डालता है और स्टेशन का लिंक काट देता है ताकि रूक अब उनका मजाक न उड़ा सके। जब स्टेशन ढह जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। इससे पहले कि वह अपने लिए क्रायोपोड तैयार करना शुरू करे, रेन एंडी को सुला देती है। वह एक स्क्रीन को देखती है जो उसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में सचेत करती है और दूसरे पॉड को खोलती है और के को चिल्लाते हुए पाती है। यह पता चला कि यौगिक ने उसकी गर्भावस्था को तेज कर दिया और अब वह कोकून जैसे जेनोमोर्फ को जन्म देती है। रेन तुरंत गर्भनाल को काटती है और उसे नष्ट करने के लिए उसे दूर ले जाती है, लेकिन एसिड देखने पर उसे गिराना पड़ता है। कोकून खुलता है और अंदर एक खौफनाक बच्चे को प्रकट करता है। एसिड फर्श से होकर जल जाता है और कोकून कार्गो बे में गिर जाता है। जब जहाज को पता चलता है कि माल के साथ छेड़छाड़ की गई है तो वह ऑटो पायलट को बंद कर देता है और इसे मैनुअल में बदल देता है। हाथ में एक ठंडी किरण लेकर रेन कार्गो बे की ओर दौड़ती है और कोकून को खाली पाती है, इसलिए वह राक्षसी पैरों के निशान का अनुसरण करना शुरू कर देती है। उसी समय एंडी जाग जाता है और के को देखता है जो दूध के बजाय बलगम जैसा पदार्थ पैदा कर रहा है। उसका अब बड़ा हो चुका बच्चा प्रकट होता है और दूध पिलाने के लिए अपनी मां के ऊपर जाने से पहले एंडी पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रेन प्रकट होता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी तुरंत उसे निर्वस्त्र कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। टूटी हुई बर्फीली किरण ठंडा धुआं निकालती है जो प्राणी को विचलित करती है, जबकि रेन एंडी के पास वापस भागता है, लेकिन वह हिलने के लिए बहुत भारी है। वह प्राणी को अपने पीछे आते हुए देखती है, इसलिए रेन अकेले भाग जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। जीव इस कमरे में भी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, इसलिए रेन जीवित रहने के लिए एक स्पेस सूट पहनता है। जैसे ही जीव जबरदस्ती दरवाजा खोलने लगता है, रेन कार्गो खाड़ी में कूद जाता है और एक राक्षस के साथ पूरी खाड़ी को बाहर निकालने के इरादे से मैनुअल ताले को खोलना शुरू कर देता है। वह पहले 3 ताले बहुत तेजी से खोलती है, लेकिन इससे पहले कि वह चौथा ताला खोल पाती, जीव उस पर हमला कर देता है। बारिश पास के कोकून को देखती है और उसे उलट देती है, जिससे एसिड फर्श पर पिघल जाता है। उसका सूट रस्सी से जहाज से जुड़ा हुआ है ताकि गिरने पर वह दूर न गिरे, लेकिन जब वह वापस चढ़ने लगती है तो जीव उसका सिर पकड़ लेता है और उसके हेलमेट को तोड़ देता है। यह देखते हुए कि यह अपनी पूंछ से खाड़ी को पकड़ रहा है, रेन अपनी रस्सी खींचती है और आखिरी ताला खोलती है, पूरे बे मॉड्यूल को बाहर निकाल देती है और रिंगों पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर राक्षस को मौत के मुंह में भेज देती है। जहाज रिंगों के बहुत करीब गिर रहा है और सेंसर ऑटो पायलट को सक्रिय कर देता है, इसलिए कॉर्बलान के उड़ने से पहले रेन सुरक्षित रूप से वापस चढ़ जाता है। बाद में हुई बारिश ने एंडी के क्षतिग्रस्त शरीर को क्रायोपॉड में रख दिया, उसके मॉड्यूल को हटा दिया और खुद बर्तन में प्रवेश करने से पहले उसे ठीक करने का वादा किया। उम्मीद है कि वे जीवित ग्रह पर पहुंच जाएंगे। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।